हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का बहुत ही नज़दीक है। आपको अपनी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी लाने की आवश्यकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस क्लास में जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे, उनका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित ये दलचंद हो गया, डालचंद शर्मा है, किस घराने से संबंधित है? पंजाब घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना या नाथ द्वारा घराना? बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नाथ द्वारा घराना। ठीक है, कहाँ का ही घराना है? राजस्थान में है नाथ द्वारा घराना। राजस्थान में है नाथ द्वारा घराना। दूसरा, पंजाब घराने से आप याद रखना जो तबला वादक हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां का संबंध पंजाब घराने से है और दोनों ही ये तबला वादक हैं और बाप बेटे हैं दोनों। याद रखना। मेवाती घराने से किसका संबंध है? मेवाती घराने से पंडित जसराज का संबंध है। पंडित जसराज का संबंध है। दूसरा, आप याद रखना, अगर आपसे पूछ ले मेवाती घराने के संस्थापक कौन थे, तो मेवाती घराने के संस्थापक की अगर मैं आपसे बात करूं तो घग्गे नजीर खान, घग्गे नजीर खान इसके संस्थापक हैं। नजीर खान। आगे ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना ख्याल घराना है। भारत का सबसे पुराना ख्याल घराना। सबसे पुराना ख्याल घराना है। और अगर इसके संस्थापक आपसे पूछ ले तो उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान इसके संस्थापक हैं। नत्थू खान। योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका क्या होती है? देखिए, अब आप, हमने अभी अपना जब पिछला प्रैक्टिस सेट किया था उसमें ये क्वेश्चन हमने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया था। आ गया ना रिपीट होकर? तो इसी तरह से रिपीट होते हैं हमारी क्लास के क्वेश्चन। तो योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री की क्या पद होता है? तो ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की अगर बात करूं मैं, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष पूछ ले आपसे, पहले पदेन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आगे आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू को। इसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या ये आपको याद रखना है? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा है और पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। गुलजारी लाल नंदा से आप याद रखना, इनका समाधि स्थल याद रखना, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि है। कहां पर है ये? गुजरात में। दूसरा, आप याद रखना, गुलजारी लाल नंदा, अगर आपसे पूछ ले भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा पूछना आपसे, कब कब बने थे? तो बने थे एक बार ये 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। और दूसरी बार कब बने? तो दूसरी बार 1966 में बने थे
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, योजना बनाने का काम किसका है? योजना आयोग का है। पहली योजना 1951 में, 1951 में पहली योजना बनाई गई। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब तक योजना आयोग ने टोटल कितनी योजनाएं बनाई हैं? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। और अगर आपसे पूछे योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और यदि अंतिम उपाध्यक्ष पूछ ले आपसे, अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये आप याद रखना। दूसरा आप याद रखना, इसको समाप्त कब किया गया? 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग बनाया गया और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग से आप याद रखना, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष पहले, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। पहले उपाध्यक्ष आपसे पूछ ले तो अरविंद पनगड़िया हैं। पहले सीईओ पूछ ले आपसे सिंधु श्री खुल्लर है। तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ पूछ ले सिंधु श्री खुल्लर, पहले इसके सीईओ हैं सिंधु श्री खुल्लर। ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में अगर नीति आयोग के आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी। किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? कथक में, भरतनाट्यम में, मणिपुरी में या ओडिसी में? बताइए। तो पुंग क्या होता है? पुंग एक ढोल होता है ना, ढोल नगाड़ा, ढोल नगाड़े को पुंग के नाम से जाना जाता है। इस वाद्य यंत्र का जो इस्तेमाल है किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो मणिपुरी में किया जाता है। और मणिपुरी कहां पर किया जाता है? मणिपुर का क्लासिकल डांस है। मणिपुर का क्लासिकल डांस है। आगे आपको याद रखना है, इसके कलाकार आप याद रखना। झावेरी बहनों का संबंध किससे है? झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी डांस से है। उसके बाद आपको याद रखना है गुरु अमूवी सिंह के बारे में। गुरु अमूवी सिंह एंड गुरु बिपिन सिंह के बारे में भी आपको याद रखना है। गुरु बिपिन सिंह। इन तीनों का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। दूसरा एक क्वेश्चन और हमारा मणिपुरी से बन सकता है, जागोई व चोलोम नृत्य शैली, यानी चोलोम शैली का संबंध किससे है? तो मणिपुरी डांस से ही इसका संबंध है। दूसरा आप याद रखना, जैसे हमने पुंग की बात की, पुंग एक डांस भी किया जाता है मणिपुर में, पुंग चोलम। पुंग चोलम डांस कहां पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना, नूपा डांस कहां पर किया जाता है? तो नूपा डांस भी मणिपुर में ही किया जाता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका नाम भी इससे मिलता जुलता है। नूपा नृत्य को करतार चोलम के नाम से भी जाना जाता है। चोलम के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी की आगे अगर आपसे बात की जाए तो मणिपुर में लोकटक झील आपको याद रखनी है। पूर्वी भारत की झील, मीठे पानी की, ये ताजे पानी की झील है, ये लोकटक झील। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केईबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। केईबुल लामजाओ
नेशनल पार्क है। और कहां पर है ये? मणिपुर में ही है। और किस झील में है? किस झील में है? लोकटक झील में है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आगे हम कथक की आपसे बात करें तो कथक डांस उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें हम, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है आपको? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क तथा मातृत्व सहायता मैटरनिटी रिलीफ के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में मातृत्व लाभ, मतलब जो भी लेडीज प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में काम करती हैं, जब उन्हें मातृत्व यानी कि जब प्रेगनेंसी में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको सरकार की तरफ से छुट्टियां दी जाती हैं और उसका वेतन भी नहीं काटा जाता, उसे कहा जाता है मातृत्व लाभ। ठीक है, आर्टिकल 42 में। अगर मैं आर्टिकल 39 की आपसे बात करूं तो आर्टिकल 39 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है। आगे आर्टिकल 39 से आप याद रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भी इसी आर्टिकल में है। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन। दूसरा आप याद रखना, निशुल्क और विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39 में है। निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39 के ए में है और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। 1976 से जोड़ा गया। और जो नलसा है, नलसा, सलसा और जो डलसा है, इनका आधार आर्टिकल 39 ए ही है। और ये फ्री विधिक निशुल्क विधिक सहायता दिलाने के लिए इनका भारत में गठन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का प्रावधान है, तब आपको बताना है भाग 4 में। भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान है। दूसरा आपको याद रखना, 51 में आर्टिकल ए जोड़ा गया था, इसको 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976, जिसमें क्या आता है? 51 ए में मौलिक कर्तव्य आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, जिन्हें हमने रूस के संविधान से लिया है। रूस के संविधान से लिया है। टोटल कितने जोड़े? 10 जोड़े हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इनको बाद में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वर्तमान में अगर पूछ ले कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार, इसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में आयोजित चौथे टी20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां खेला गया था? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। बताइए राइट आंसर।
तो ये चौथे टी20 ब्लाइंड क्रिकेट कप पाकिस्तान में खेले गए थे। पाकिस्तान में मुल्तान में भी और लाहौर में भी, दोनों में इनको खेला गया। और बात करें हम तो फाइनल कहाँ पर हुआ था, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था। ये आपको याद रखना है। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप क्या होता है, इसमें जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। उनके लिए जैसे बोलने वाली गेंद का इस्तेमाल, यानी उन्हीं के अनुरूप क्रिकेट की जो गेंद होती है, खिलाड़ी होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले पहला टी20 ब्लाइंड कप कब कहाँ हुआ, ब्लाइंड कप कहां पर हुआ, भारत में हुआ था। भारत के भी कहां पर, बंगलुरु में हुआ 2012 में। 2012 में पहला टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था। कहां पर, भारत के बंगलुरु में। आपको याद रखना भारत ने किसको हराया, तो भारत ने पाकिस्तान को, इसमें फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। और यदि वुमेन वाला टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप पूछ ले, वुमेन वाला टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप आपसे पूछ ले, तब 2025 में हुआ है। 2025 में हुआ है। कहां पर हुआ, श्रीलंका में हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले वुमेन महिलाओं की टीम ने किसको हराया इसमें, तो भारत ने नेपाल को हराया है। भारत ने नेपाल को हराया। उसके बाद आप याद रखना, अगर पुरुषों का पहला टी20 वर्ल्ड कप पूछ ले, तो पहला टी20 वर्ल्ड कप, लेकिन ये ब्लाइंड वाला नहीं है, ये ठीक वाला है, ठीक है, 2006 में हुआ। भारत ने किसको हराया, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है इसमें। दक्षिण अफ्रीका को हराया। और इसके जो कैप्टन की बात करें हम, वीरेंद्र सहवाग भारत के पहले टी20 कप्तान हैं। भारत के पहले टी20 कप्तान हैं। उसके बाद आपको याद रखना ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में आपको याद रखना, क्योंकि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। कब स्थापित किया गया, 1864 में स्थापित किया गया इसको। ठीक है, अगर आप बोले भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम, तो ईडन गार्डन स्टेडियम ही आपका राइट आंसर होने वाला है। ब्रेड और पेस्ट्री बनाने, उन्हें फुलाने और नरम बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया का, ईस्ट खमीर का, या प्रोटोजोआ का, वायरस का, बताइए। तो ब्रेड और पेस्ट्री बनाने के लिए, उनको फुलाने के लिए ईस्ट खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट खमीर करता क्या है, तो जब इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आटे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और जो चीनी होती है उसको खाकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो आटा उससे फूल जाता है, या ब्रेड उससे फूल जाता है, पेस्ट्री भी उससे फूल जाती है। याद रखना है आपको। दूसरा आपको बैक्टीरिया से याद रखना है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई। ल्यूवेन हुक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई। दूसरा आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज भी ल्यूवेन हुक के द्वारा ही की गई। प्रथम जीवित कोशिका की खोज, यह आप याद रखना। दूसरा आप याद रखना, अगर आपसे पहली बार पूछ ले कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोशिका की खोज पूछ ले आपसे तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन ये एक कैसी कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक एक मृत कोशिका थी। और अगर जीवित कोशिका आपसे पूछे तो जीवित कोशिका की ल्यूवेन हुक के द्वारा खोज की गई थी। बात करें प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ की खोज भी ल्यूवेन हुक ने ही की। ल्यूवेन
होक ने ही की। लेकिन जो प्रोटोजोआ है इसका नामकरण अगर आपसे पूछ ले तो प्रोटोजोआ का नामकरण, प्रोटोजोआ का नामकरण गोल्डफस के द्वारा किया गया। गोल्डफस के द्वारा किया गया। और वायरस के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वायरस की खोज इवानोवस्की के द्वारा, इवानोवस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई। और मैं आपसे बात करूं, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की और कब की थी? तंबाकू में जब मोजैक रोग का पता लगा रहे थे। ये तंबाकू में मोजैक पर शोध कर रहे थे। तंबाकू में रोग होता है एक मोजैक रोग, इस पर शोध करते समय विषाणु की खोज की गई। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती? चीन, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। बताइए राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार में नहीं बहती। ठीक है, अब आप ध्यान रखना टोटल 3 देशों में, तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश, 3 देशों में ये बहती है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है नेपाल, क्योंकि नेपाल इनके नजदीक है, नेपाल में भी नहीं बहती। ब्रह्मपुत्र की मैं आपसे बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है। मानसरोवर झील चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये आप याद रखना। उसके बाद तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से? यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछ ले यांग्याब दर्रा कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। और यहां से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आगे आपको याद रखना सुंदरवन वेटलैंड के बारे में। तो जो सुंदरवन वेटलैंड है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रामसर स्थल है, रामसर स्थल भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? रामसर। आप याद करिए 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहां पर? ईरान में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें हम, सुंदरवन वेटलैंड है। सुंदरवन वेटलैंड कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और छोटा पूछ लें आपसे, छोटा रेणुका है। और कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और यदि आगे आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, सर्वाधिक रामसर स्थल पूछे, तब आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। सर्वाधिक तमिलनाडु में है। कितने हैं टोटल? 20 है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पूछ ले गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा कहा जाता है, ये आप याद रखना। और दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? मेघना के नाम से दोनों की संयुक्त धारा को जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको ये?
सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग अक्सर जलवायु अनुसंधान और मौसम विज्ञान में होता है? बैरोमीटर, पायरोहेलियोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला पाइरेहेलियोमीटर, इसे पायरोमीटर के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है, जो सूर्य की यूवी रेज होती हैं वो नुकसान पहुंचाती है हमें सबसे ज्यादा, जिससे कौन सा स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है? स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, ये आप याद रखना। और यूवी रेज से हमारी रक्षा कौन करती है? तो यूवी रेज से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। ओजोन परत करती है। अगर आपसे पूछ ले ओजोन परत किस मंडल में, तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन गैस का यदि आपसे फार्मूला पूछ ले तो O3 ओजोन गैस का फार्मूला होता है, लेकिन ओजोन परत का नहीं है, ये ओजोन गैस का फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी को लेकर, क्योंकि इसमें छिद्र हो गया, इसी को लेकर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और कहां पर हुआ? ये कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन परत को लेकर ही। और बात करें लागू कब हुआ? 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। आगे आप याद रखना, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब मैं आपको बताऊं तो जैसे हवा होती है ना, तो हवा में कितनी नमी है उसी को आर्द्रता कहा जाता है। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है, हवा की गति मापी जाती है, या हवा का वेग इससे मापा जाता है। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से किस अवधि के दौरान किया गया था? 1950 से 1955, 1960 से 1965, 1971 से 1975, 1991 से 1993। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर 1971 से 1975 होने वाला है, ये आप याद रखना। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि जो भारत में कोयला खदानें थी उन्हें पहले प्राइवेट कंपनियां संभाल रही थी, उनका मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियों के हाथों में था। अब राष्ट्रीयकरण के बाद प्राइवेट कंपनियों से मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, उसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। यानी प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की चीज को सरकारी कर दिया, ये आप याद रखना। 1971 से 1975। दूसरा आप याद रखना झरिया खान के बारे में। झरिया खान एक कोयले की खान है, और कहां पर है? झारखंड में है। झारखंड में है। आपको याद क्या रखना, झरिया खान झारखंड से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहां पर है, तो झारखंड में ही है, और यहाँ की फेमस खान झरिया है, ये आप याद रखना। और सर्वाधिक उत्पादन यदि आपसे पूछ ले, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहां से किया जाता है? गेवरा खान छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन पूछे आपसे तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा, और सर्वाधिक यदि भंडार पूछे आपसे तब झारखंड आपका राइट आंसर होगा। आगे आपको क्या, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन सी है? तब आपका राइट आंसर होगा रानीगंज कोयला खान। रानीगंज कोयला खान कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। अगर आपसे पूछ ले पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला खान है, सिंगरौली कहां पर है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, कोयले की सर्वाधिक अच्छी किस्म कौन सी होती है, पहले नंबर पर एंथ्रेसाइट आता है, एंथ्रेसाइट। और सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? सबसे बेकार चौथे नंबर का कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। और यदि आपसे पूछ ले भारत में कौन सा कोयला, भारत में बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस
कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कोयले को ही ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से कोयले को जाना जाता है। 2020 में शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को कितने दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था? एसएससी जीडी 5 फरवरी 2025 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ये बताइए। तो इसमें 125 दिन के रोजगार देने की बात की गई थी। 2020 में ये योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया था। दूसरा, 100 दिन से आपको क्या याद रखना है? तो जो मनरेगा है, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी याद रखना आप। और यदि व्यक्ति को 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता के बारे में याद रखना। और अगर आपसे पूछे नरेगा का अधिनियम कब आया? नरेगा का अधिनियम आया था 2005 में, 2006 में ये लागू हुआ। और सर्वप्रथम कौन सा जिला था? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। और नरेगा को मनरेगा कब किया गया? 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। और टोटल कितने दिन का रोजगार? 100 दिनों का रोजगार। इस 100 दिन के रोजगार को 125 दिन करने की बात की जा रही है, प्रस्तावित है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? शून्य कभी नहीं, केवल 1 बार, 3 बार, 10 बार। बताइए राइट आंसर। गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है। आपसे पहले यमुना का कितनी बार किया गया है? यमुना का 3 बार किया गया। और सर्वाधिक बार यदि पूछ ले आपसे, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन इसमें किया गया है, सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक किस व्यक्ति का नाम, किस देवता का नाम इसमें, तो इंद्र का नाम इसमें वर्णित है, यह आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर अग्नि का इस्तेमाल किया गया है। आगे आपको याद रखना है, जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है उसे क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहा जाता है। टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। और 10 मंडल में जो फेमस मंडल है उनका नाम आप जान लीजिए। जैसे तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल देवता सोम को समर्पित है। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में ही किया गया है। और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? देवता सोम को ही समर्पित है। 7वें मंडल के बारे में याद रखना। तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है, जो कि राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अब पूछ ले कहां पर लड़ा गया, तब आपको याद रखना है दशराग युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे उस समय पर परोसणी के नाम से जाना जाता था। परोसणी नदी के नाम से जाना जाता था। और जो इसका सबसे अंतिम मंडल है 10वां मंडल, उसके बारे में आप याद रखना, क्योंकि 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। और पुरुष सूक्त होता क्या है? तो ये पुरुष सूक्त मतलब इसी में ही 4 वर्णों का उल्लेख किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है। ये भी आप याद रखना।
भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए कौन सा वैधानिक निकाय मुख्य रूप से जिम्मेदार है? नीति आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होने वाला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी, जिसकी स्थापना 1993 में की गई। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करूं इसके, रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष, रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे आप याद रखना, नीति आयोग के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन नीति आयोग के वर्तमान आप उपाध्यक्ष याद रखना, सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और सीबीआई की बात करूं मैं आपसे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1963 गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करूं भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से 329 तक है। और चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में प्रावधान है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग की बात करें, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। बात करें आपसे, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। और जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई उस समय पर यह बहुसदस्य आयोग ना होकर एक ही सदस्य आयोग था, यानी कि चुनाव आयोग में केवल एक ही अध्यक्ष ही होता था केवल, ठीक है। लेकिन 1989 के बाद इसको बहुसदस्य बनाया गया। 1989 के बाद बहुसदस्य बनाया गया। बहुसदस्य ही बनाया गया। दूसरा याद रखना है आपको, चुनाव आयोग की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला अगर आपसे पूछ ले तो बीएस रमा देवी। बीएस रमा देवी चुनाव आयोग की पहली वुमेन अध्यक्ष हैं। वुमेन अध्यक्ष है। दूसरा एक आर्टिकल इसमें आप याद रखना 326 के बारे में। 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार के बारे में आर्टिकल 326 में बताया गया है। और आप याद रखना 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा जो वोटिंग एज है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में जो वोट डालने की न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है, पहले वो 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन से इसको घटाया गया। वर्ष 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, अब्देल फताह अल सीसी मिस्र के, प्राबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के, उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर यही होने वाला है। यूरोपीय संघ की ये वर्तमान में अतिथि रही थी। 2025 का जो हमारा गणतंत्र दिवस है, यूरोपीय संघ की बात की जाए 1993 में maastricht संधि से इसकी स्थापना की गई। maastricht संधि से स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। टोटल कितने मेंबर हैं? तो टोटल यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 हैं, लेकिन पहले क्या थे? 28 मेंबर थे। लेकिन 2020 में जब ब्रिटेन इससे अलग हुआ, ब्रिटेन अलग हुआ जिससे ब्रेग्जिट बोला गया, तब इसमें टोटल 27 मेंबर हो गए। और दूसरे सबसे नवीनतम मेंबर इसका क्रोएशिया है। यूरोपियन यूनियन का सबसे नवीनतम मेंबर क्रोएशिया है।
जिसकी राजधानी जाग्रेब है। ये भी आपको याद रखना है। क्रोएशिया सबसे नवीनतम मेंबर है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह है कब हुआ था, सबको पता है ये आपको, बिल्कुल अच्छी बात है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था। लेकिन बताइए आप कि उस समय पर मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था, कौन मुख्य अतिथि थे इसमें? तो इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड जो कि 26 जनवरी 1950 को की गई, कहां पर की गई थी? तो इरविन एम्पी थिएटर भी इसको बोला जाता है, इरविन स्टेडियम में दिल्ली में की गई थी। पहली गणतंत्र दिवस परेड थी। दिवस परेड 1950, 26 जनवरी 1950 की, ये भी आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री से सम्मानित कथक नृत्यांगना शोभना नारायण द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, कथक द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। बताइए। इसका राइट आंसर कथक होगा, कथक द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर पूछ ले तो मौलाना आजाद के द्वारा लिखी गई है। मौलाना आजाद के द्वारा, ये भाई मौलाना आजाद ने जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनसे आप याद रखना कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन बने थे? तब भी आपका राइट आंसर मौलाना आजाद ही होने वाला है। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। ये भी आप याद रखना। दूसरा विंग्स ऑफ फायर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक और याद रखना आप ब्रोकन विंग्स के बारे में। ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि किस वर्ष में की थी? 1782 में, 1802 में, 1818 में, 1882 में। बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 1802 में होगा। पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी। आप जानिए पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। और पेशवा एक फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। आगे आप याद रखना जो बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा थे, उनके एक पुत्र थे, इनके दत्तक पुत्र का नाम आपसे पूछ लेता है। दत्तक पुत्र नाना साहब। नाना साहब, और नाना साहब से आपको क्या याद रखना है? इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। और इनके सेनापति का नाम भी आपसे पूछ लेता है। सेनापति तात्या टोपे इनके सेनापति थे। और तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछ ले तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। धोंदू पंत नाना साहब का वास्तविक नाम था। ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये मराठा साम्राज्य है तो चौथ और सरदेशमुखी कर के बारे में याद रखना है। चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लगाए थे? शिवाजी ने लगाए थे। सरदेशमुखी कर। और आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1782 में, एक संधि हुई थी सालबाई की संधि।
सालवाई की संधि, इसके बारे में आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद संधि हुई थी। तो आज की अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।